आपको याद होगा यशवंत वर्मा वाला मामला, इस मामले में बहुत बड़ी खबर सामने है। यशवंत वर्मा ने खुद ही रिजाइन कर दिया है। यानी शुरुआत में जब सरकार कह रही थी कि आप रिजाइन करो रिजाइन करो, इंपीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू हो गई थी, इस बीच अचानक एक लेटर उन्होंने राष्ट्रपति को भेजा और यह कहा कि मुझे अब रिजाइन करना है, मैं रिजाइन कर रहा हूं। तो सवाल यह उठता है कि एक जज के घर से सबने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, सबूत सामने हैं, वो जले हुए नोट सामने हैं, उनके स्टोर रूम से मिले, उसके बावजूद एक जज के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? पहली बात। दूसरी बात, जब इस मामले में इंपीचमेंट, अब खुद जज ने जब रिजाइन कर दिया है तो क्या बदलाव हो गया है? क्योंकि अब वो कोई जुडिशियल ऑफिसर नहीं है, अब वो रिजाइन कर चुके हैं। बहुत बड़ी खबर जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर। प्रवेश, मुझे याद है ये केस और हमने भी कई बार इसको कवर किया, किस तरह से एक जज के घर में, सरकारी क्वार्टर में, स्टोर रूम में नोटों के बंडल मिलते हैं। होली के दिन ही था शायद, बिल्कुल, और उसके बाद और उसके बाद 2025। सोचिए, इस मामले को 1 साल हो गया है। 1 साल तक जज अपनी सैलरी ले रहा था, आराम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर हुआ था, आराम से पूरी सुख सुविधाएं ले रहे थे जो सरकारी सुख सुविधाएं जजेस को मिलती है। और हमारे सीजीआई सर को प्रॉब्लम है कि जुडिशरी, करप्शन इन जुडिशरी क्यों पढ़ाया जा रहा है बुक में। लेकिन यहाँ एक जज है, इतना बड़ा आरोप लगा, उनकी इंटरनल कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसमें भी पता चला कि जज की गलती है। जज ने जो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, नहीं एक्सप्लेनेशन नहीं, और उन्होंने बता नहीं पाए कि जो डेब्रिस थे वो कहाँ गायब हो गए। जो मतलब जले हुए नोटों के राख कैसे आ गए, और राख नोट के कहाँ गए, सबूत कहाँ गए, उनका जवाब नहीं दे पाए। लेकिन कोई सीजीआई ने कोई हिम्मत नहीं दिखाई, किसी भी सीजीआई ने हिम्मत नहीं दिखाई इनके ऊपर कोई एक्शन लेने की, ना कुछ। इन्होंने डाल दिया सरकार के ऊपर, लो आप इम्पीचमेंट लाओ। ये खुद से तो रिजाइन नहीं दे रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता। और इन्होंने किस पर डाल दिया? सरकार पे। आपको याद होगा जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, वो बड़ा इस पर बोल रहे थे कि वाइस प्रेसिडेंट, वो बात जगदीश धनखड़ बार बार बोल रहे थे कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, एक जस्टिस पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। और यही सवाल क्राइम तक का है कि ऐसे जज के खिलाफ क्यों मुकदमा दर्ज नहीं हुआ जिसके घर पर नोटों के बंडल मिले। एक चोर को अगर पुलिस पकड़ लेती है तो 10 मुकदमे दर्ज कर देती है। यहां तो साफ साफ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक जुडिशियल ऑफिसर है। ऐसे करप्ट ऑफिसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहले मैं आपको पूरा सीक्वेंस बताता हूं हुआ क्या था। आपको याद होगा 14 मार्च 2025 रात के वक्त अचानक आग लग गई जज के घर में। सुबह जब खबर आई तो पूरे देश में आग लग गई। आग इन द सेंस कि पता चला ये नोटों के बंडल और बोरियों के अंदर पड़े हुए थे, जले हुए नोट मिले। उसके बाद हंगामा मच गया पूरे देश में, पूरी जुडिशरी हिल गई इस खबर के बाद। इस खबर के बाद मुझे याद है उस वक्त दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे संजय अरोड़ा। बाकायदा एक रिपोर्ट चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट को सौंपी गई और ये बताया गया, दिल्ली फायर सर्विसेज का भी बयान आया और दिल्ली पुलिस का भी बयान आया कि उन्होंने क्या क्या पाया, क्या क्या उन्होंने किया। अब इसके बाद आपको याद होगा कि ये जो जज हैं इनको दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया था और 5 अप्रैल 2025 को इन्होंने शपथ भी ले ली थी, लेकिन कोई इनको जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी। इस बीच एक बहुत बड़ा मूव हुआ, वो मूव हुआ संसद की तरफ से, यानी संसद ने उनके खिलाफ महाभियोग शुरू कर दिया लाना, और लोकसभा ने पास भी कर दिया, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। इसके बाद इस महाभियोग को उन्होंने चुनौती दे दी यशवंत वर्मा ने, और उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। सोचिए, इसके बाद लोकसभा ने अकेले एक जांच समिति बना दी जो इंक्वायरी कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है प्रवेश, मुझे तारीख याद है चिराग जी, और इन हाउस कमेटी जब बनाई गई थी मई में, और उस इन हाउस कमेटी ने पाया था कि जस्टिस यशवंत वर्मा की कौन सी कमेटी की बात कर रहे हो? जो जजेस ने बनाई थी इन हाउस कमेटी पहले। अब क्या हुआ था, उस टाइम पे सीजीआई ने इनसे इस्तीफा मांगा था, लेकिन इन्होंने सीजीआई को इस्तीफा देने से मना कर दिया था। जिसके बाद इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग के लिए जो है उस टाइम पे जगदीप धनखड़ ने बोला था कि रिजाइन करवाओ। कौन नहीं रिजाइन किया तो बोला इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, मुकदमा होना चाहिए, पैसा मिला है। जिसके बाद लोकसभा स्पीकर, और तारीख थी 12 अगस्त, उस टाइम पे इन्होंने इनके खिलाफ जो मोशन था वो एक्सेप्ट किया, और पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, इंक्वायरी कमेटी, जो इंक्वायरी करेगी। जुडिशरी इंक्वायरी कमेटी बोला जाता है इसे, और जुडिशरी इंक्वायरी एक्ट के अंडर आता है। इसमें वो कमेटी इनके खिलाफ जो है इंक्वायरी को प्रोसीडिंग करती है, देखती है इनके खिलाफ क्या अब इंक्वायरी चल रही है।
अभी भी इंक्वायरी चल रही है, जांच पर जांच चल रही है। चलिए, मैं मानता हूं जांच चल रही है, लेकिन इस बीच अब जो इनका रेजिग्नेशन हो गया है, तो अब तो महाभियोग नहीं आएगा इनके खिलाफ, क्योंकि अब तो खुद ही रिजाइन कर दिया है। अब खुद रिजाइन, देखिए महाभियोग आता क्यों वो तो समझिए, इंपीचमेंट आता क्यों, किसी को उस पद से हटाने के लिए, मतलब जस्टिस जो है यशवंत वर्मा उस पद से हटाने के लिए, तब उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जा सकती है, क्योंकि जस्टिस के पास एक पावर है, जस्टिस के पास एक उन्हें वो दे रखा है, हमने कह सकते हैं कि हाँ प्रिविलेज दे रखा है कि उन्हें डायरेक्ट उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं दर्ज हो सकती। अब लेकिन वो रिटायर्ड हो जाएंगे, मतलब अब वो एक्स जस्टिस हो जाएंगे, फिर क्या, अब उनके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज हो सकता है। नहीं, लेकिन मुझे जो इसमें ग्रे एरिया नजर आ रहा है, मेरी कई वकीलों से बात हुई, उनका कह रहा है कि दोनों प्रक्रिया अलग है, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग अलग है, जो इंपीचमेंट प्रोसीडिंग है वो अलग है। ये बात आपने सही कही कि जब कोई जज इस्तीफा नहीं देता, जो कि यशवंत वर्मा कर रहे थे, इस्तीफा नहीं दे रहे थे, तो पार्लियामेंट को अधिकार है वो हटा सकती है। एक मिनट, पार्लियामेंट को अधिकार है वो हटा सकती है महाभियोग लाकर, और यही शुरुआत की गई थी। लेकिन अब मूव जो हुआ वो ये हुआ कि इन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया। लेकिन जैसा प्रवेश ने कहा कि एक इन हाउस प्रोसीडिंग्स चल रही है, एक पार्लियामेंट अपनी प्रोसीडिंग चला रही है, और एक इन हाउस जो नहीं, अब वो प्रोसीडिंग का कोई महत्व नहीं रह गया ना। चिराग जी आप समझ ही नहीं रहे, अब इंपीचमेंट किस लिए कर रहे थे, हटाने के लिए, अब उस प्रोसीडिंग का कोई महत्व ही नहीं रह गया, रिजाइन तो उन्होंने खुद ही कर दिया। अब दूसरा एंगल आता है, तो परिस्थिति कैसे बदलेगी? परिस्थिति बदल गई, अब खुद जो है सीबीआई सुमोटो ले सकता है। सोचिए, कोर्ट भी सुमोटो ऑर्डर कर सकता है कि इनके खिलाफ जांच कीजिए, सीबीआई खुद सुमोटो लेके जांच कर सकती है। मनी, हाँ बिल्कुल, दिल्ली पुलिस सीबीआई दोनों। अगर दिल्ली पुलिस को कोई ऐसा पता चलता है, दिल्ली पुलिस के पास पहले से ही केस था, तभी उनके पास पावर थी, तब नहीं कर सकते। अब दिल्ली पुलिस वही केस को दोबारा ओपन करके री इन्वेस्टिगेशन पूरी अपने लेवल। क्या अभी भी ऐसा तो नहीं कि इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट के उस समय जज थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, कोई एक्स आईएएस, एक्स आईपीएस, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स प्राइम मिनिस्टर, कोई भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आ जाता है, तब उसको कोई भी भारत के कानून में ऐसी कोई भी रियायत नहीं दी गई है। तो अब ये अचानक कुछ नहीं कर सकते। अब ये आपका कहने का मतलब है डायरेक्ट एफआईआर हो जाएगी? हाँ, अब एफआईआर हो सकती है। दिल्ली पुलिस चाह जाए तो आज का आज एफआईआर हो सकती है, सीबीआई चाह जाए तो आज का आज इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, सुमोटो लेकर खुद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, और गिरफ्तार भी कर सकती है। बिल्कुल, अगर उन्हें लगेगा। आपका कहना है कि इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अब परमिशन की कोई गुंजाइश नहीं? कोई गुंजाइश नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर फिर से कोई क्लॉज ला देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं फिर जुडिशरी का भी एक चेहरा सामने आएगा, अगर फेयर इंक्वायरी नहीं होगी तो। इतने दिन से हम तो देख ही रहे हैं, 1 साल का समय बीत गया, इंक्वायरी के नाम पर क्या हुआ, इंक्वायरी चल रही है, और वो आराम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में बैठे थे। भले ही उनके पास कोई काम नहीं था, लेकिन उनकी सैलरी और बाकी चीज़ें जो एक जस्टिस को मिलती, वो सब चीज़ें तो मिल रही थी। और उन्होंने बड़े धड़ल्ले से, बड़े डेयरिंग से कहा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, और आज उन्होंने इस्तीफा दी थी और लिख रहे हैं कि मैं बर्डन नहीं बनना चाह रहा था। मतलब सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हुई, प्रवेश एक मिनट, ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हुई कि अब उन्होंने इस्तीफा दिया? जजेस ने प्रेशर बनाया कि इस्तीफा दे दो, नहीं तो ऐसा जाएगा कि पॉलिटिशियंस ने इम्पीचमेंट लाके हटा दिया, बेइज्जती होगी, जुडिशरी की बेइज्जती होगी। बाद में वो एक लेसन बन जाएगा, स्कूल में पढ़ाया जाएगा कि एक इम्पीचमेंट हुआ था, किस जस्टिस का, ये जस्टिस का, और क्यों हुआ था वो भी तो बताना पड़ेगा, रीजनिंग। फिर वापस से कोई स्कूल बुक वो रीजनिंग ना छाप दे, फिर बाद में जस्टिस ये नहीं बोल सकते ना ये लेसन क्यों पढ़ा रहे हो। लेकिन ये सब चीजें तो हो चुकी है। चलिए, सवाल नंबर 2, ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया है, अब परिस्थिति बदल गई है, क्योंकि अब इंपीचमेंट प्रोसीडिंग पार्लियामेंट में नहीं चलेगी, ये बात साफ है। बिल्कुल, ये भी बात साफ है कि इंपीचमेंट के अलावा एक जो वहां की इंक्वायरी सेटअप हुई थी, जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, क्या वो उस कमेटी की रिपोर्ट या वो कमेटी का कोई महत्व रह जाएगा? पहली बात नंबर 2, क्या अभी भी सीजीआई से परमिशन लेनी होगी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने? देखिए, वो जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट यूज तो कर सकती है, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आगे इंक्वायरी करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी, क्योंकि उसमें एफआईआर दर्ज होना ही है चिराग जी, उसमें एफआईआर दर्ज होगी, और उसके बाद वो रिपोर्ट्स को आधार बनाया जा सकता है कि इस इन्वेस्टिगेशन में यहाँ तक बात पहुंची थी और हमें यहाँ से तथ्य मिले। चलिए, सवाल नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, हर जनता ये सवाल जानना चाहती है। अब वो एक्स जज हो गए हैं, अब वो जज नहीं है, क्योंकि खुद ही रिजाइन कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में प्रवेश, डायरेक्ट सवाल आपसे पूछता हूं, पुलिस मुकदमा दर्ज कर सकती है? अब क्या चीफ जस्टिस की परमिशन की जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट एफआईआर जो दर्ज हो सकती है, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है जो पुलिस को रोकता है एफआईआर दर्ज करने के लिए, बिल्कुल दर्ज हो सकती है। और ऐसे पहले भी हुए हैं, रिटायर्ड जस्टिस, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस के खिलाफ जो है मामला दर्ज होता है। अगर कल कोई इन्हीं जज ने कोई मर्डर कर दिया तो क्या सीजीआई से जाएंगे परमिशन लेने?
नॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आएगा। लेकिन एक सवाल जो बहुत अहम उठता है, जब इनके खिलाफ खुद कोर्ट ने एक इंक्वायरी सेटअप की थी, उसकी रिपोर्ट ही कहती थी कि दाल में कुछ काला है, तो फिर परमिशन उस समय क्यों नहीं दी गई मुकदमा दर्ज करने? नहीं, उस समय हवाला दिया गया कि हम किसी के खिलाफ डायरेक्ट जो है एफआईआर की अनुमति नहीं दे सके। इसी बात को लेकर जगदीप धनखड़ ने बार बार आवाज उठाई थी, क्यों नहीं कर सकते एफआईआर, क्यों नहीं कर सकते। वहां वो एक पुराना ऑर्डर बताने लगे कि एक ऑर्डर है कि जज की प्रक्रिया क्या होगी, वो भी एक जस्टिस ने ही दी थी। मतलब वहां अपने अपने चीज़ों के लिए जस्टिस की जो कानून है वो इतने हार्ड हैं कि भाई किसी का अगर कुछ पता चलता है तो उसके खिलाफ इंक्वायरी होने में 1 साल लग जाएंगे। 1 साल में क्या सबूत पता चलेंगे, क्या सबूत रह जाएंगे, कुछ नहीं पता चलेगा। और यही हुआ, जस्टिस लोगों की इंटरनल इंक्वायरी जो कमेटी थी उन्होंने माना कि इन्होंने जो डेबरीज हैं, वो जो जले हुए नोट्स हैं, उसे साफ करवाया, उसे अपने घर से हटवाया। उन्होंने माना कि उन्होंने वहाँ छेड़छाड़ की है उन जगहों पर जहाँ पैसे थे। एक मैं आपको और फैक्ट बताता हूँ, आपको याद होगा लोकसभा अध्यक्ष ने जज जांच कानून 1968 की धारा 3/2 के तहत एक जांच पैनल बनाया था, जिसे संविधान के खिलाफ बताया गया था। याचिका एक दाखिल की गई थी। 12 अगस्त 2025 की लोकसभा की कार्रवाई को असंवैधानिक घोषित कर रद्द करने की मांग की गई थी। आपको याद होगा जस्टिस वर्मा के वकील ने कहा था कि जज को हटाने से जुड़े प्रस्ताव लाने से पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर जांच समिति बनाएं, सिर्फ लोकसभा अकेले ये कमेटी न बनाए। इससे पहले आपको याद होगा 3 हाई कोर्ट जजेस की जांच में जस्टिस वर्मा दोषी पाए गए थे, बहुत बड़ा और उन्हें हटाने की सिफारिश हुई थी। इसके बाद सरकार ने संसद में महाभियोग प्रस्ताव रखा था, जिसे 146 सांसदों ने साइन किया था। चिराग जी, मुझे एक चीज़ बताना, एक ग्रे एरिया, पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस महकमे में कोई गलती हो जाए तो कोर्ट ऑर्डर कर देता है सीबीआई जांच करे, कोई अदर एजेंसी जांच करे। कुछ और कोई दूसरे एजेंसी में गड़बड़ हुई तो किसी और एजेंसी को जांच सौंप दी जाती है। जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस को रख दिया जाता है, एसआईटी बना दी जाती है। लेकिन जस्टिस के मामले में अब मुझे देखना, एफआईआर हो भी गई तो प्रोसीडिंग तो कोर्ट में चलेगी। प्रोसीडिंग तो कोर्ट में चलेगी। तो अब इसे आगे जाकर, मतलब ये ग्रे एरिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लॉ में और हमारी चीजों में। आप इसमें टेक्निकलिटीज में ना घुसें। मुझे मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में मैं जानना चाहूंगा, नोट मिले कहां से मिले? उनके घर से मिले। सबने देखा? सबने देखा, उसकी बकायदा वीडियो है हमारे पास। ये वीडियो देखिए उनके घर के। ठीक है, अब मुझे बताइए कि एक वो जज थे इसलिए एफआईआर नहीं हुई? नहीं, एफआईआर नहीं हुई, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। ठीक है, अब तो वो जज नहीं है, कॉर्डन ऑफ नहीं, जज नहीं है। दिल्ली पुलिस ने कॉर्डन ऑफ एरिया नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो उनके पास पावर नहीं थी। अब जज नहीं है, अब कर सकते हैं। तो यही एक ग्रे एरिया है कि इसमें हम टेक्निकलिटीज में ना घुसें। भैया आप मुकदमा दर्ज कीजिए, जो प्रोसीडिंग है उसके आधार पर इनको गिरफ्तार कीजिए, इनको जेल भेजिए, जो करना है करिए, या ये बोलिए कि भैया ये दोषी नहीं है। ये जो साफ पैसा नहीं था, वो नकली नोट था, कागज के टुकड़े थे, बता दीजिए वो पैसा या तो इनके पैसे थे जो इन्होंने बैंक से निकाल कर घर में रखे थे, कैश, बता दीजिए जो भी कुछ है। क्योंकि 1 साल हो गया, 1 साल में हमने देख लिया क्या कुछ हो चुका है और इस मामले में कितना समय लग गया। मतलब सोचिए, एक मामला, क्योंकि नहीं चाहते, जुडिशरी खुद भी नहीं चाहती। ये लग रहा है कि एक जस्टिस ने कानून का, जो उसके पास राइट थे कानून के, उसका दुरुपयोग किया सीधा सीधा। वो फंसा हुआ था तो उसने देखा कि मैं अगर रिजाइन कर दूंगा तो सिचुएशन बदल जाएगी, मैं रिजाइन ही नहीं करता, लाओ महाभियोग। उसके बाद अब प्रेशर पड़ गया तो अब रिजाइन कर दिया। मैं और आगे की चीज बता रहा हूँ। बाई चांस एफआईआर हो गई, जांच में आया ये पैसा अवैध है, बाई चांस, मैं बोल रहा हूँ आगे की बात करो, बाई चांस ये पैसा पाया गया अवैध है, तो फिर पता चलेगा कुछ केसेस में इन्होंने पैसे लिए। फिर उस केसेस में अगर किसके खिलाफ, किसके पक्ष में इन्होंने, फेवर में या किसी के खिलाफ इन्होंने अगर प्रोसीडिंग में उन्हें हेल्प की है, तो कितना गड़बड़ी होगा, कितने केसेस भी खुलेंगे, कितने उनको फिर वापस री प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इसलिए जुडिशरी खुद भी नहीं चाह रही थी कि इन पे कोई ऐसा कुछ हो, क्योंकि एक चीजें खुलेंगी तो हो सकता है कि ये एक लौते जज ना हो, कोई और भी शामिल हो। अब देखिए, वो तो कोई कह नहीं सकता, किसी पर ऐसे आरोप नहीं लगाए जा सकते, लेकिन ये तो एक सामने हमारे सामने एक ऐसी चीज थी। इसको किसी ने जांच थोड़ी ना किया, किसी ने रेड थोड़ी ना की घर में जाके कि इनके पैसे, क्या पता ऐसा रेड हो, ऐसा कोई क्लॉज आए, लॉ में कोई बदलाव हो, एंटी करप्शन ब्यूरो को अगर आग नहीं लगती तो इस आग का पता ही नहीं चलता। कभी नहीं पता चलता। नहीं पता कितने, मुझे लगता है कि एक थोड़ा लॉ में चेंजेस की ज़रूरत है, कानून में थोड़े बदलाव की ज़रूरत है इनके लिए भी। देखिए, जुडिशरी को हमेशा फ्री हैंड इसलिए रखा गया कि किसी सरकार का दबाव ना रहे जुडिशरी पर। पता चला कल को पॉलिटिशियन से जुडिशरी में जस्टिस, भैया दबाव नहीं रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी आपको करप्शन का लाइसेंस मिल गया, आप करप्शन करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल। और सीधा एक लेकिन लाइसेंस मिल गया, अरे करप्शन किया।
वही बात है चिराग जी, और इतनी चीज़ें, इतना पैसा क्यों था घर में, क्या था उसके बारे में कोई कभी बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ ना, किसी जजेस सारे देश ने देखा, कितनी शर्म की बात है, पूरे देश ने देखा एक जज के घर से पैसा मिल रहा था और वो गिरफ्तार नहीं हो रहा था, उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। कानून का इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? नहीं, इससे बड़ा मजाक तो नहीं हो सकता। और हम विश्वास किस पे करें, जो वहाँ काला कोट पहन कर बैठे, अगर वो उनके यहाँ भी ऐसा कुछ होता है तो देशवासियों का तो विश्वास टूटेगा। अगर उस टाइम पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेती पूरी जो जुडिशल वो थी, और इतना टाइम जो इम्पीचमेंट प्रोसेस में लगा दिया कोर्ट के लोगों ने भी, और बाकायदा शामित मुखर्जी भी जो जेल गए थे। हाँ बिल्कुल, ऐसे कई मामले, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी मामला है जहां जस्टिस को रिजाइन करवाया गया, बाद में जांच हुई, और देखिए अब तो जांच का रास्ता साफ हो गया है। अब ऐसे में देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, एफआईआर दर्ज होती है या ऐसे टाल मटोल करके पूरे केस को रफा दफा कर दिया जाए, या पता चला कुछ हो ही ना। हम जो क्या हो सकता है कि अब प्रेशर में आके जज से इस्तीफा दिलवा दिया और अब जज को समझा दिया कि भैया मुकदमा तो दर्ज करेंगे हम और जेल भी भेजेंगे ताकि बदनामी और ना हो। अब देखते हैं चिराग जी और कुछ क्या कुछ होता है, लेकिन एक चीज़ तो साफ हो गई कि पहले ये रिज़ाइन नहीं कर रहे थे। अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया था तो इन्हें अभी भी रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। इम्पीचमेंट आता, इम्पीचमेंट के बाद हटाते, अपनी बात पर तो काबिज रहते हैं कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तुमने मुझे ज़बरदस्ती हटाया है। हाँ, मैंने खुद से रिज़ाइन नहीं किया है, मैंने हार नहीं मानी। अब इन्होंने खुद से रिज़ाइन कर दिया, अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि ये नहीं चाहते थे कि एक नोटबुक में एक लेसन बन जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए कि एक इम्पीचमेंट हुआ था साल 2000। कौन नहीं चाहता था? जस्टिस कौन नहीं चाहता था? जस्टिस ने आपस में प्रेशर बनाया होगा, कर दो यार, नहीं तो जिंदगी भर के लिए एक सब्जेक्ट बन जाएगा कि किस जज का इम्पीचमेंट हुआ था, किस जज को इम्पीचमेंट से हटाया गया था, आरोप क्या लगे थे। तो ये नहीं चाहते थे ये लेसन बने, किसी बुक में पढ़ाया जाए, क्योंकि जैसे अभी सीजीआई ने एक बुक से लेसन हटा दिया, करप्शन इन जुडिशरी, फिर वो नहीं हटा पाते ना, क्योंकि ये तो सच में हुआ है, इम्पीचमेंट से हटाए गए, तो वो लेसन में पढ़ाया जाता। तो ये ना चाहते हुए कि ये पढ़ाया ना जाए। लेकिन एक बात तो और भी सच है इन तमाम बातों के मद्देनज़र कि ठीक है, करप्शन तो मुझे लगता है हर डिपार्टमेंट में, लेकिन जुडिशरी अभी भी उसको ये कहा जा सकता है कि काफ़ी हद तक स्वच्छ है, काफ़ी हद तक। देखिए मैं तो किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जहाँ जांच हो रही है, जहाँ चीज़ें निकल कर आ रही है, उसी की बात करूँगा। वो पुलिस हो या सीबीआई हो, ईडी हो, अगर कोई भी एजेंसी हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, अगर होता है तो उसकी जांच होनी चाहिए और चीज़ें साफ होनी चाहिए। ऐसे आरोप लगाना कि इस डिपार्टमेंट में इतना होता है, इस डिपार्टमेंट में इतना होता है, अब आपको कानून बताता हूँ। दरअसल 1968 के जजों जांच अधिनियम के मुताबिक जब किसी जज को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में मंजूर हो जाता है तो स्पीकर या चेयरमैन उस आरोप की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाते हैं, और ये कमेटी बनाई गई। यानी कि ये कानून है कि अगर किसी जज को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में मंजूर होता है, यानी कोई भी अगर चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा मंजूर कर लेता है, तो स्पीकर उन आरोपों की जांच के लिए, और ये कमेटी बनाई गई, और ये कमेटी अभी भी रिपोर्ट इसकी पेंडिंग है। लेकिन जो जजेस ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट दाखिल की उसमें तो सीधा सीधा दोषी माना, लेकिन ये कहा जा रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको लेकर कोई परमिशन नहीं दे रहे थे, क्योंकि जब तक उनकी परमिशन नहीं आती तब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती थी। क्योंकि ये सिटिंग जज थे। अब ये सिटिंग जज चीज़ बता रहा हूँ, इम्पीचमेंट होता, हटाए जाते तो इनको कुछ पेंशन नहीं मिलती, कोई भी बेनिफिट जो है वो नहीं मिलता। खुद से रिजाइन किए, जो इनका पीएफ यूएफ पैसे वगैरह हैं, जो पेंशन है वो मिलेगी नहीं। लेकिन अगर करप्शन का आरोप वो तो केस होगा चिराग जी, जब तब ना, वो तो एफआईआर होगी, जांच होगी तब ना। अभी थोड़ी ना ऐसा कुछ प्रूव हो गया है। हाँ, तो वो तो बाद की बात है ना। लेकिन अभी तो इनको सब कुछ मिलेगा, पेंशन। अगर इम्पीचमेंट हो जाता तो इनको पेंशन नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, वो तो हटाए गए। नहीं, लेकिन अगर इसमें एक क्लॉज और भी है प्रवेश, अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो और जो बेनिफिट, सरकारी बेनिफिट है, वो भी नहीं मिलते। बिल्कुल नहीं मिलते, तो मुकदमा दर्ज हो तब ना। अभी तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। चलिए, अभी देखते हैं। हमारी नजर रहेगी क्राइम तक की इस बहुत बड़ी खबर मैं पर। तो देखना चाहूंगा, अब इन्होंने रिजाइन कर दिया है तो पहले तो सीजीआई ये बहाना, उनके पास तो एक वो था कि भाई अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनको प्रोटेक्शन मिला, इम्पीचमेंट के तरीके हटा सकते। अब मैं देखता हूँ खुद जस्टिस अगर ऑर्डर करे कि नहीं अब इसमें मुकदमा होना चाहिए सुमोटो लेकर, तब मानेंगे ना। जुडिशरी बहुत ही निष्पक्ष है अपने लोगों को लेकर। लेकिन अभी भी आप लिख कर लीजिए, होगा नहीं ऐसा। तो फिर क्या होगा? अगर सरकार चाहे और दिल्ली पुलिस चाहे तभी होगा मुकदमा। देखते हैं इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी। ये वीडियो किस लिए बताइएगा। धन्यवाद।